जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीए सुपर 30 क्लासेस में। आज का जो सेशन होने वाली हुआ एसएससी जीडी फुल मॉक टेस्ट है। तो बिना देर किए चलते अपने सेशन की ओर। सेशन का पहला प्रश्न ये रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है राजीव राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले हैं। तो जो राजीव को अंग्रेजी में जो अंक गणित यानी मैथ में मिले अंक के 1/3 अंक है, तो मैथ में मान लेते हैं कि राजीव को 3 अंक मिले हैं। तो राजीव को इंग्लिश में कितना अंक मिलेगा? तो मैथ का 1/1 तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। तो जो है राजीव को इंग्लिश में 1 मिला है तो मैथ में 3 मिला है। फिर कहा गया यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिला, यानी दोनों विषयों का योग दिया गया है निश्चित राशि के रूप में 128 और अनुपात के रूप में जब हम इन दोनों का योग देखते हैं तो कितना होता है? 4। तो यानी निश्चित राशि के रूप की तुलना उसके अनुपात से और जिसको निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया है क्या उसे अंक गणित में कितने अंक मिले? तो अंक गणित में अनुपात के रूप में 3 अंक मिले हैं, तो उससे गुना कर देंगे। जब इसे सोल्व करते हैं 3 3 4 तिया 12 और 4 दूना 8। जब इसको गुना करते हैं 3 दूना 6 3 तिया 9 कितना होता है? 96। यानी राजीव को 96 अंक मिले हैं अंक गणित में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 6 4 6 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी पाए? बाद में इसे देखते हैं जो वर्ग है। पहले ये देख लेते हैं कि 4 6 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली जो है सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विभक्त होने वाली संख्या होती है वह इन संख्याओं का एलसीएम होता है। 4 6 8 और 20 का एलसीएम होता है। जब हम इन टोटल का एलसीएम इन चारों संख्याओं का करता है तो कितना आता है? 120। यह 120 सबसे छोटी संख्या है जो 4 से 6 से 8 से और 20 से एक साथ विभाजित होता है। अब यह जो संख्या 120 जिस संख्या को विभाजित करेगा वह 4 6 8 और 20 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। फिर कहा गया है प्रश्न में कि जो कि वर्ग भी है, तो 900 ऑप्शन ए में क्या है? ये वर्ग है, लेकिन 120 से ये विभाजित नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन वर्ग है लेकिन ये 120 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 36 ये जो है वर्ग भी है और ये 120 से विभाजित है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। कह रहा है 105 का 2/5। 105 का 2/5 जब हम सोल्व करते हैं, 105 का 2/5 48 के 3/4 से कितना अधिक है? तो 48 का 3/4 निकालते हैं और 105 का 2/5 निकालते हैं तो इससे कितना अधिक है? तो जब इसको सोल्व करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5 और 41 दूना ये 21 दूना ये क्या हो जाता है? 42। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 12 चौक 48 और ये 12 36 हो जाता है। तो कितना अधिक है? 6 अधिक है, जो कि 6 अधिक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न है, कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है। यदि एक पंक्ति में पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्याएं बताएं, यानी एक पंक्ति में कितना संख्या। यानी ये कहा गया है कि बाग में टोटल पौधों की संख्या 22,801 पौधे लगाए गए और यह कंडीशन दिया गया है कि एक पंक्ति में जितने भी पौधे हैं, एक पंक्ति में जितने भी पौधे हैं उस बाग में उतना ही पंक्तियाँ हैं। तो मान लेते हैं पंक्तियों की संख्या 1 से, तो एक पंक्तियों में लगाए गए पौधे की भी संख्या कितना हो जाएगी? x, यानी x बराबर x। जब हम पौधे की संख्या x से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। और x स्क्वायर के रूप में हमें दिया गया है कितना? 22,801। जब हम x बराबर निकालते हैं तो इसका वर्गमूल x यानी 22,801 का रूट हो जाएगा। जब 22,801 का रूट करते हैं तो ये 151 आ जाता है, जो कि आपका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। दो लगातार छूट 10%, 15% के बराबर एक छूट कितने परसेंट की होगी? यानी 10% और 15% की दो छूट दी गई एक वस्तु पर, हमें डायरेक्ट एक ही छूट निकाले तो कितना परसेंट के बराबर होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट निकालने का फार्मूला होता है A+B होता है। ए मान लेते हैं पहला छूट और बी जो है दूसरा छूट। तो पहला छूट कितना दिया गया है? 10 और दूसरा छूट कितना दिया गया है? 15। यहाँ माइनस होता है, सॉरी यहाँ छूट है तो क्या होगा? माइनस। तो यहाँ माइनस कर देंगे तो 10 गुना 15/100 100%, यानी इतना का छूट होता है। जब इसे सोल्व करते हैं 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25। 25 माइनस 10 गुना जब 15 करेंगे तो ये 150 आ जाता है बटे 100 हो गया। फिर इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 1.50 और इसको जब सोल्व करेंगे तो 23.50 आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर।
6 नंबर प्रश्न में कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यानी जो ए का वेतन है ना, वो बी के वेतन से 20% क्या है? कम है। ये ए का जो वेतन है बी का वेतन से 20% कम है। क्या है? कम है। फिर कहा गया बी का वेतन सी के वेतन से 20% अधिक है। यानी जो बी का वेतन है ना, वह सी के वेतन से 20% क्या है? अधिक है। सी के वेतन से 20% अधिक है। फिर दिया गया ए तथा बी के वेतनों का योग 540 है। तो सी का वेतन क्या है? मान लेते हैं सी का वेतन कितना है? 100 है। सी का वेतन 100 है। फिर यहाँ की है सी का वेतन 100 होने के बाद बी का वेतन कितना हो जाएगा? बी का वेतन जो है सी के वेतन से 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। और फिर बोला गया ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। तो 20% जब हम 120 के निकालते हैं तो 24 आता है। यानी 24 कम है। तो 24 कम है, जब हम 120 में 24 घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 96। 96 ए का जो तीनों का अनुपात है, ए का 96, बी का 120 और सी का 100 आ गया। लेकिन ए तथा बी के वेतनों का योगफल के रूप में निश्चित राशि के रूप में 540 दिया गया और इसका अनुपात के रूप में हमें कितना दिया गया? जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। यानी 540 बराबर कितना का है? 216 का। और पूछा गया सी का वेतन, तो सी का वेतन से हम गुना करेंगे। जब हम इसको सोल्व करते हैं 18 से कैंसिल कर रहे हैं तो 18 दिए 54 और इसे 18 कम 18 और 18 दूना 36, यानी ये 12 बार में चल जाएगा। फिर हम जब इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 दूना 12 और ये 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और जब हम इसे फिर 2 से सोल्व करेंगे तो 2 गुना 50 और ये 5 पच्चे 25 यानी 250 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। कह रहा है 2 भाइयों की आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। बड़े भाई का अनुपात क्या है? यानी दिया गया है कि 4 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद जो है 4 वर्ष बाद जो है अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। यानी ये छोटे भाई है और ये बड़े भाई है। 5:6 हो जाएगा। अनुपात के रूप में दिया है 5:6। मान लेते हैं निश्चित रूप में ये कितना हो जाएगा? 5x वर्ष का हो जाएगा 4 वर्ष बाद और ये 6x वर्ष का हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। लेकिन ये वर्तमान में अभी है कितना? वर्तमान जब हम निकालेंगे तो 4 वर्ष जो है 4 वर्ष बाद की आयु में 4 वर्ष घटा देंगे तो ये वर्तमान निकल जाएगा और इसमें इसके आयु में भी 4 वर्ष घटा देंगे तो ये क्या होगा? वर्तमान आयु। और वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 36। जब हम इनका योग टोटल करते हैं 5x-4 का, 5x-4 प्लस 6x-4 आ जाता है 6 5 11x-8, जो कि बराबर दिया गया है 36 के। तो 11x बराबर जब हम निकालते हैं तो 44, तो x का मान आ जाता है 4। x का मान हम जब 4 निकालते हैं तो पूछा गया बड़े भाई की आयु क्या है? तो बड़े भाई की वर्तमान आयु पूछा गया, तो बड़े भाई की वर्तमान आयु जब यहाँ हम x को पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो 6 की जगह x की जगह 4 रखेंगे तो 6 चौक 24 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 2 संख्याओं का औसत 180 दिया गया है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है? आधी। मान लेते हैं दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या इसकी आधी कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1, यानी अनुपात के रूप में 1 और 2 हो गया। और दोनों संख्याओं का औसत 180 दिया गया। दोनों संख्याओं का औसत 180 है तो हम इसे 2 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 18 दूना 36, यानी दोनों संख्याओं का टोटल कितना है? 360। अनुपात के दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:2 और हम अनुपात में टोटल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी टोटल की तुलना उसके अनुपात से और जिसे निकालना है उससे गुना, यानी एक अनुपात के रूप में देख लेते तो कितना आता है? 120। जब हम 120 से एक अनुपात का जो मान आ गया 120 और यहाँ पहला का अनुपात ही 120 है तो ये पहला अनुपात 120 और दूसरा 2 अनुपात दिया गया है तो 240, यानी 120 और 240, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पर उत्तर आएगा, क्या आएगा? तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाना है। तो जो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 पर 5 जीरो, ये सबसे छोटी संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 अंक है और ये सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या 6 अंक की नहीं हो सकती। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 9,999 होती है। जब हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस करते तो क्या आता है? इससे ये 0 है, एक पैसा लेगा तो ये 1 हासिल करेगा तो ये 10, 10 में से 1 9 जाएगा तो 1, ये बच गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ये भी बच गया 9, 9 में से 0 जाएगा 9,
0, यहाँ भी बच गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ बच गया 9, तो ये 9 का 9, यानी 9 पर 3 0 और 1, 9 3 0 और 1, तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। किसी शहर की जनसंख्या उसके पाँचवें भाग से 5000 अधिक है, यानी पाँचवें भाग मतलब 1/5। मान लेते हैं किसी शहर की जनसंख्या 5 है, तो उसका पाँचवें भाग कितना हो जाएगा 1, यानी 1 से ये कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 नहीं कहा 5000 अधिक है, तो 5000 का तुलना हम उसके अनुपात से निकालना है, उसके गुना कर देंगे तो निकालना है हमें शहर की जनसंख्या, तो शहर की जनसंख्या हम कितना माने 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना 5 एकम 5, इसके पास बच गया 2, 1, ये हो गया 10, 4 दूना 8, ये बच गया इसके पास 2, 4 पंचे 20, यानी 250, और जब हम इसको गुना करते हैं तो 625 पर 1 शून्य, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। कहा गया है प्रश्न में किसी शहर की जनसंख्या उसके पाँचवें भाग से 5000 अधिक है। उसके पाँचवें मान लेते हैं किसी शहर की जनसंख्या 5 है, तो उसके पाँचवें भाग 1 है, तो कहा गया पाँचवें भाग से 5000 अधिक है, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से 4 अधिक है। तो निश्चित राशि 5000 दिया गया और उसके अनुपात 4 है, तो हम तुलना करके आंसर ला दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% बढ़ा दिया जाए, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है उसमें 100% का जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना होता है 1/1। मान लेते हैं किसी वृत्त की जो त्रिज्या रही होगी 1, फिर कहा उसकी त्रिज्या में 1% 100% की वृद्धि करने के बाद जो उसकी त्रिज्या हो जाएगी कितना हो जाएगी 2, और तो वृत्त यानी क्षेत्रफल में कितना, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो पाई से पाई यहाँ कैंसिल, जब हम आर का मान यानी त्रिज्या का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी एक वृत्त के पहले क्षेत्रफल 1 था, जब हम 100% उसकी त्रिज्या में वृद्धि किए तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4, कितना का वृद्धि हो गया 3 का, क्षेत्रफल में 3 का जो है वृद्धि हो गया कितना के ऊपर 1 के ऊपर, और प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, यानी 300% की वृद्धि हो गई किसमें वृत्त की क्षेत्रफल में। त्रिज्या में 100% की वृद्धि होने पर वृत्त के क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाती है, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर। कह रहा है मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। मनोज जो है एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है, यानी एक रेडियो जो है मनोज 3/4, यानी 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी उस रेडियो का अगर वास्तविक मूल्य 4 रहा होगा तो उसे मनोज 3 में खरीदता है, 3 में खरीदता है, उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। मनोज को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी जो उस रेडियो का वास्तविक मूल्य है उससे 20% अधिक पर बेच देता है। तो 20 पर 4 का 20% निकालने में थोड़ा कठिन होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक शून्य लगा देंगे। शून्य लगाने के बाद 40 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 8, यानी 8 अधिक में बेचता है तो कितना में बेचेगा 48 में, यानी एसपी जो हो गया यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 48, यानी वो 30 में खरीद, पहले उस वस्तु का दाम था 40, मनोज ने उसे 30 में खरीद लिया और 48 में, यानी उसके मूल्य से 20% अधिक यानी 48 में बेच दिया। तो पूछा गया मनोज को कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो मनोज खरीदा है 30 में और बेचा है 48 में, कितना का फायदा हुआ है 18 का फायदा हुआ है, किसके ऊपर 30 करे मूल के ऊपर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, शून्य से शून्य ये कैंसिल, अच्छा दिया 18, जब 6 को हम 10 से गुना करते हैं तो 6 10 60%, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 12% छूट पर खरीदता है, छूट पर 330 रुपया में खरीदता है, यानी 12% छूट का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 12% छूट का मतलब क्या होता है, वो 88% में खरीदा है, तो ये जो 330 दिया गया है यह 88% का वैल्यू दिया गया है, मान है 88% का मान है। और पूछा गया साइकिल का अंकित मूल्य क्या है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रहता है तो 100 से गुण, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 11 तिया 33, 11 8 88, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 15 दूना 30, और 2 से यहाँ हम कैंसिल करेंगे 4, 4 से 100 को जब हम काटते हैं तो 25, और 25 से जब हम 15 को गुना करते थे कितना आएगा 25 गुना 5 125, हासिल 12, 25 एकम 25 और 12 कितना होता है 37, यानी 375 उस साइकिल पर छपा था और 12% छूट के बाद उसने 330 में खरीदा, तो जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाता, तो ये जो प्रश्न संबंधित है M1 D1 H1
और W1 बराबर जो होता है एक पेयर ये और एक पेयर देगा M2 D2 H2 बाय W2, यानी ये MDH पर आधारित जो है क्वेश्चन है। यानी पहले में कहा गया कि कुछ मेन दिया गया है, कुछ दिन लगाता है, कुछ घंटा करके कुछ काम करता है। फिर कहा गया जाएगा कि उतने ही दिन, उतने ही व्यक्ति, उतने घंटे में कितना काम करेगा। तो इसमें दिया गया है कि 15 आदमी है, तो मेन की जगह आदमी 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में करता है। एक काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में काम करता है। फिर कहा गया है क्या, केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, केवल 8 आदमी प्रतिदिन मान लेते हैं x घंटे काम करके 10 दिन में वह काम को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 से 10 ये कैंसिल बराबर के, और ये 8 से 8 ही कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15, जो कि 15 घंटा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कह रहा है किसी ईंटे की चौड़ाई और ऊंचाई, यानी चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है। आयतन 3 लीटर दिया गया है, तो उसकी लंबाई क्या, हमें लेंथ पूछा गया है। यहाँ लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया गया है और आयतन कहाँ दिया गया है? लीटर में। तो पहले हम इकाई को सेम करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जो है एक लीटर बराबर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमारे पास 3 लीटर दिया गया है, तो 3 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 3000 सेंटीमीटर घन क्यूब हो जाएगा। 3000 घन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यानी जो ईंटा होता है वो घनाभाकार होता है, तो यानी घनाभ की जो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि हमें निकालना है कितना? 3000। और चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हमें लंबाई ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं लंबाई एल है और इसका जो आयतन का फॉर्मूला ये है और आयतन टोटल हमें दिया गया है 3000। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो शून्य से शून्य ये कैंसिल, और ये 15 दूना 30 कैंसिल, और एक शून्य बच जाएगा। तो एल यानी लंबाई बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है, कह रहा है एक टैंकी को ए तथा बी पाइप क्रमशः 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। यानी एक टंकी को जो है ए 20 मिनट में भर सकता है और बी जो है ए 30 मिनट में भर सकता है और बी जो है 20 मिनट में भर सकता है, यानी ये भरने वाला पाइप है। फिर कहा गया पाइप सी उस टैंकी को 15 मिनट में खाली करता है, यानी एक खाली करने वाला टैंक है, उस भरी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यानी भरने वाले को प्लस कर दिए और ये खाली करने वाले को माइनस। वो टैंक कितना का रहा होगा? मान लेते हैं वो टैंक जो है 60 लीटर का, माना कि उस टैंक जो है 60 लीटर का है। यानी 60 लीटर टैंक को भरने के लिए जब हम ए को लगाते हैं तो ए जो है 30 मिनट लगा देता है, तो 1 मिनट में जो है 30 मिनट लगा देता है, तो 60 लीटर भरने में 30 मिनट, तो 1 मिनट में जो वो टैंक कितना भर रहा है? 2। और जब हम 60 लीटर बी को भरने के लिए लगाते हैं तो ये 20 मिनट समय ले लेता है, यानी 1 मिनट में वो 3 भर रहा है और यह कितना खाली कर रहा है? यानी 60 लीटर टैंक को 15 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 4। फिर कहा गया यदि पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? ए और बी जो है ये भरने वाला पाइप है और सी जो है खाली करने वाला पाइप है। ए और बी क्या है? भरने वाला पाइप है और सी खाली करने वाला पाइप है। तो ए 1 मिनट में 2 भरता है, बी 3 भरता है, लेकिन सी क्या करेगा? उसी मिनट में जो है 4 निकाल देता है। तो ये दोनों मिलके 5 भरता है और सी 4 निकाल देता है, यानी हर मिनट वो टैंक में कितना भरा रहा है? 1। हमें भरना है 60 लीटर, हर मिनट में 1 लीटर भरा रहा है, तो 60 मिनट में कितना भराएगा? 60 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट। 60 मिनट में जो है पूरी टैंक भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है? तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। समय क्या है कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई की दूरी को पार करती है, तो उसकी खुद की जो लंबाई वो 250 मीटर, और खंभे के पार कर रहे तो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा, वही दूरी हो जाएगा। तो दूरी कितना होगा? 250 मीटर। और समय कितना ले रहा है? 12 सेकंड। तो ये कितना मीटर पर सेकंड में हो गया? ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो उसे 18/5 से क्या करते हैं? गुना करते हैं, तब इसे हम 18/5 से गुना कर देते हैं। 6 से 6 तिया 18, 6 दूना 12, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, जो ये शून्य को कैंसिल कर देगा, और ये 25 दिया 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है उसकी चाल रही होगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कह रहा है 100 मीटर लंबी
रेलगाड़ी 60 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हुए एक तार खंभे को कितने समय में पार कर देगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल यहाँ क्या है? दूरी क्या दिया हुआ है? 100 मीटर, यानी खंभे को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगा, तो दूरी कितना है? 100 मीटर, और उसकी चाल कितना है? 60 मीटर, यानी इतना मिनट लगाएगा। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, सेकंड में दिया गया, तो इसे सेकंड बनाने के लिए हमें 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 से गुना करने के बाद कितना बचता है? यानी 100 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। कह रहा है अमन एक कार्य को 28 दिन में करता है। अमन जो है एक कार्य को 28 दिन में करता है, वह कुल कार्य का कितना भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है? तो जो अमन है एक कार्य को यानी 28 दिन में एक कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/28, 1/28, तो हमें कराना है 8 दिन का। तो यानी 28 दिनों में जो है 28 दिनों में जो है अमन एक कार्य करता है, तो एक दिनों में कितना कार्य करेगा? 1/28, हमें 8 दिनों काम कराना है, तो 1/28 गुना 8 करेंगे। जब इसे सोल्व करें 4 से, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, यानी 2/7 काम करेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपया है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? और 37.5% का जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना होता है? 3/8। यानी मान लेते कोई वस्तु पर छपा, यानी छपा मूल्य यानी MRP कहलाता है 8 रुपया है, तब हम 8 का जब 37.5% निकालेंगे तो कितना होगा? 3। तो 3 का छूट दे देंगे हम 8 पर, तो कितना में बेचेंगे? 5 में बेचेंगे, 5 में बेचेंगे। 5 में क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस यानी बेचेंगे। लेकिन कहा गया है कि उसका अंकित मूल्य कितना है? 840, 640, जो कि अनुपात के रूप में हमारे पास 8 है। पूछा गया विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है? 5 है अनुपात के रूप में। जब हम इसको सोल्व करते हैं 8 8 64 0, 8 5 40 पर 1 0, यानी 400, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथ का जो है सेशन खत्म हो गया, अब क्या है? जीके जीएस में शुरुआत है। तो कहा गया है पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन से? यानी जो सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें एक पृथ्वी भी है, एक पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे जो प्रकाशमान ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। और ये जो है सूर्य से दूसरी निकटतम ग्रह है शुक्र, दूसरी निकटतम ग्रह है सूर्य से। सूर्य से सेकंड निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। और शुक्र जो है यह द्रव्यमान और जो है निकटतम में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो कहा गया प्रश्न में कि पृथ्वी का सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? शुक्र, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि बाजार में बिकने वाले 18 कैरेट के मानक स्वर्ण में होते हैं यानी जो शुद्ध सोना होता है या शुद्ध स्वर्ण या सोना, वो टोटल 24 कैरेट का होता है। कितना का होता है? 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो बाजार में बिकने वाला सोना यानी कैरेट होता है वह 18 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है। हमें टोटल पुराना है 24 कैरेट, तो 24 कैरेट में हमें क्या करेंगे? 6 कैरेट अन्य धातु को मिला देंगे, 6 कैरेट अन्य धातु या अन्य धातु की। कहा गया कि 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु, नहीं, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, तो ऑप्शन बी जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कह रहा है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए आनंद मठ से लिया गया है। और इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष थे, ये भी पूछा जाता है कौन थे? वह रहमत उल्लाह सियानी थे। उसके उस समय कलकत्ता के अध्यक्ष थे। और इसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपना लिया गया है। तो प्रश्न में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह अंतरिक्ष शटल कौन था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला की मृत्यु हो गई? ये कल्पना चावला जो है भारत की प्रथम महिला
ये अंतरिक्ष यात्री थी कौन? कल्पना चावला। यह करनाल हरियाणा की रहने वाली थी। कल्पना चावला कहाँ की? करनाल हरियाणा की रहने वाली थी और इसने नासा के द्वारा एक कोलंबिया शटल भेजा गया था कहाँ? अंतरिक्ष में। वापस में लौटते समय इसी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला और इसके अन्य 7 सहयोगी की भी मृत्यु हो गई थी। कब? 1 फरवरी 2000 सहयोगी 7 सहयोगियों की भी मृत्यु होगी कल्पना चावला सहित 1 फरवरी 2003 को। 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। तो पूछा गया कोलंबिया शटल से। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना है? तो गोवा जो है यह भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? छोटा राज्य गोवा है। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? पणजी है। राजधानी कहाँ है? पणजी। और इसके जो मुख्यमंत्री है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत है और इसमें विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी है? 40 सीटें हैं। प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी से हैं और विधानसभा की सीटें गोवा में कितना है? तो 40 सीटें। बोला गया है कि कौन से संविधान संशोधन? गोवा जो है पुर्तगालियों का उपनिवेश बन चुका था। उपनिवेश मतलब दूसरा रहने की जगह बन चुका था गोवा। गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में आज़ाद किया गया था। आज़ाद करने के बाद जो है गोवा पूर्ण राज्य के रूप में मिला नहीं, लेकिन 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी 56वां संविधान संशोधन 1887 के तहत गोवा को जो है 25वां राज्य के रूप में दर्जा दे 1987 में, सॉरी भाई, 1987 में जो है 56वां संविधान संशोधन किया गया था और गोवा को 25वां राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी? जो हिमालय पर्वत है उसमें 100 से अधिक सर्वोच्च, विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन पूछा गया निम्न में से, यानी इन चारों में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये कंचनजंगा की है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कह रहा है जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो बाबर भारत में पहली बार आक्रमण 1519 में किया था। 1519 में पहली बार आक्रमण किया था कौन? बाबर। किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया था कौन? बाबर 1519 में। और उस समय जो है दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल था वो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। तो उस समय कार्यकाल किसका था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम और बाबर लोदी के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और इसी युद्ध में वो मारा जाता है। बाबर के बीच होता है और ये 1526 में होता है। और इस समय जो है बाबर भारत पर अपना जो है साम्राज्य को अस्तित्व करता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करके अपने मुगल वंश आगे बढ़ाए। तो उस समय कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कहा गया है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है वह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? सोनपुर बिहार में किया जाता है। पशु मेला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है, कहाँ? सोनपुर बिहार, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न 29 नंबर है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। किसने गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है? यानी किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी का गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये गांधी जी के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ये क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो गांधी जी का कंसाइबर कीपर किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, कहाँ होती है? चक्रवातों से, तापक्रम से, महासागरीय दबाव से, जल स्तर में विविधता से। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होती है? तो महासागरीय
दबाव से होती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न 32 नंबर, कोटापेक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, किस देश में स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से होता है, तो कार्यांतरिक जो चट्टानें होती है उसकी निर्माण अधिक होती है अधिक दबाव और ऊष्मा के कारण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था कब, वर्ष 1969 में किया था। कब किया था, वर्ष 1969 में किया गया था। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर में, फलों का अध्ययन को कहते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। ये हार्टिकल्चर क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर में वनों एवं जंगलों का अध्ययन करते हैं। हार्टिकल्चर में वनों एवं जंगलों का अध्ययन करते हैं। और ये जो है फलों का अध्ययन किस में करते हैं, पोमोलॉजी में। फेरोनोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो फेरोनोलॉजी में हम खोपड़ियों का अध्ययन करते हैं, खोपड़ियों का अध्ययन करते हैं फेरोनोलॉजी में। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे पर कुल कितना व्यय रखा गया है, कुल कितना व्यय रखा गया, 2.55 लाख करोड़, 2.55 लाख करोड़ रखा गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कहा गया 18वें G20 विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी संसार आपस में एक है। अगला प्रश्न है, देश में पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया, तो ये सांची में किया गया था। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया, तो अभी सबसे चर्चित जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, विश्व का पहला मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई। फिर कहा गया कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हरित ईंधन उद्घाटन कहाँ किया गया, हाइड्रोजन ईंधन सेल का बस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया सूरत में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, रीजनिंग का है, कह रहा है YTW0 लिखा गया है, YTW0, वाई का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है ये 25 होता है, टी का 20 होता है, डब्लू का 23 होता है, और ये 0 लिखा गया है। ठीक है, फिर दिया गया वहाँ डैश कर दिया गया, फिर यहाँ यू दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, और ये 1 दिया हुआ है, फिर एस दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और फिर यहाँ 0 दिया गया, फिर क्यू दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, फिर ओ दिया हुआ है, फिर ये 1 दिया हुआ है। यहीं देखते हैं, यू का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 21 होता है, पी का अल्फ़ाबेट क्रम 16, और एस का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 19, एस का 19, एन का 14, क्यू का 17, ओ का 15, क्यू का 17, एल का 12, ओ का 15 होता है। तो यहाँ क्या क्या, ये 25 है और ये 21 है, ये 19 है, और ये की कितना होता है 17। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लगातार दो दो कम कर रहा है, तो यहाँ भी हम जब दो लगातार कम करेंगे तो ये 25 के बाद कितना आ जाएगा 23, और 23 के बाद 21, और 23 जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है वो डब्लू का होता है, डब्लू का होता है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं क्या है 20, 20 के बाद यहाँ 16 कर दिया, 16 के बाद यहाँ 14, और यहाँ कितना कर रहा है 12, यानी दो दो माइनस कर रहा है। तो 20 में जब हम दो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, 18 जो अल्फ़ाबेट क्रम है किसका है, आर का है। फिर यहाँ 23 दिया गया है, फिर यहाँ 19, यानी 4 माइनस किया है, यानी 2, यानी बीच वाला खाली, यानी 4 डायरेक्ट यहाँ से माइनस हो रहा है। फिर देखते हैं 19 से यहाँ कितना किया है 17, और यहाँ 17 से 15 कर दिया, यानी दो दो, यहाँ 4 दो बार आएगा, तो यहाँ 2 माइनस करेंगे तो 23 में जब हम 2 माइनस करेंगे 21, जो कि यू आएगा। तो डब्ल्यू आर यू, तो ये नहीं, ये ऑप्शन ए नहीं होगा और ऑप्शन सी नहीं होगा। फिर यहाँ शून्य दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, फिर शून्य दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है। फिर यहाँ देखो, यहाँ शून्य दिया हुआ है, यहाँ 1, फिर यहाँ शून्य, फिर यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ 1, यहाँ शून्य के बाद 1 1 होना चाहिए, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो इसमें शून्य है तो ऑप्शन बी में हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित है RMJE, आर का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 18, एम का 13, जे का 10, और ई का 5 होता है। भी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। भी का अल्फ़ाबेट क्रम 22, क्यू का जो 17 होता है, एन का 14, आई का 9 होता है। जेड है, यू है, आर है, एम है। जेड 26, यू 21, आर 18, एम 13 होता है।
तो यहाँ देख रहे हैं कि 18 4 22, यहाँ और 18 होता है भी 22 होता है, यानी 4 प्लस किया और फिर ये 22 के बाद 26 कर दिया, यहाँ भी 4 प्लस किया, फिर यहाँ 4, 26 से 4 यानी यहाँ डी कर दिया 4। फिर जब हम यहाँ डी से 4 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, डी अल्फ़ाबेट क्रम में 4 आता है, 4 प्लस करते हैं तो 8, जो अल्फ़ाबेट क्रम है किसका है, एच का है, किसका है, एच का। फिर एम का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 13, फिर यहाँ क्यू दिया हुआ है 17, तो 13 और 17 में 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ क्यू जो है 17 है, फिर यहाँ यू 21 है, 17 4 21, फिर यू यहाँ 21 है, वहाँ वाई 25 दिया गया है, तो यानी 4 का डिफरेंस। जब हम वाई में जब हम 4 जोड़ेंगे तो वाई का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 25, और जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29, और 29 में जो है अल्फ़ाबेट क्रम ए का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 27 और 1, 27 1 28 29, तो किसका हो जाएगा, सी का, जो कि एक ही ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर चेक कर लेते हैं, जे का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 10, एन का 14, यानी 4 प्लस कर रहा है, फिर यहाँ 14 से आर 18 हो जाएगा, फिर भी 22, और फिर यहाँ जेड 26 होना चाहिए, तो जे जो कि ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कह रहा है दिए गए विकल्प में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, यानी किन दो चिन्हों को बदलने पर, तो एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो बराबर और प्लस को, जहाँ बराबर यहाँ यहाँ बराबर है तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ बराबर कर देंगे। तो यहाँ जब प्लस किए हैं तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 हो जाएगा, और ये बराबर के चिन्ह यहाँ लग जाएगा। फिर यहाँ 6 भागा 2 करेंगे, 2 और 2 दूना 4, और 4 2 दूना 4 और 2 6 आ जाएगा, यानी ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस को बराबर, तो यहाँ है 10, ये माइनस है तो बराबर कर देते हैं, बराबर। फिर दिया गया है कितना, 3, 3 प्लस 2 गुना 12 भागा 6 माइनस यहाँ बराबर है, तो बराबर के उल्टा में हम माइनस करेंगे, तो यहाँ -2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 बराबर यानी 6 12 भागा 6 यानी 2, और जब 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, जो कि ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन सी चेक करते हैं, यानी प्लस और माइनस को जब हम उलटते हैं तो यहाँ माइनस है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 10 प्लस 3, और यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस, यानी -2 गुना 12 भागा 6 बराबर 2 हो जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहले भागा का काम, यहाँ 6 12 भागा 6 यानी 2, और ये 2 इससे 2 से गुना कर देगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4, ये टोटल कितना हो जाएगा, 4, और 10 और ये 3 13 हो जाएगा, 13 माइनस 4 करेंगे 9 बराबर 2, ये नहीं होगा। तो इन तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो कौन ऑप्शन होगा, डी। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं गुना और प्लस को करें, तो यानी 10 माइनस 3 ये हो जाएगा, फिर ये प्लस यहाँ है तो हम प्लस और गुना को चेंज कर रहे हैं, तो प्लस के स्थान पर क्या रखेंगे, गुना, तो ये गुना रख दिए। फिर यहाँ 2 हो जाएगा, और ये प्लस और ये गुना है तो इस पे प्लस रख देंगे, प्लस गुना की जगह प्लस रखें, 12 भागा 6 12 भागा 6 12 भागा 6 बराबर 2 बराबर 2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस यहाँ 6 भागा 12 भागा 6 करेंगे तो 2, और यहाँ 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 2, यानी 2 बराबर 2, जो कि ऑप्शन डी से यह संतुष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, यानी कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यानी के दिया गया है, के एक्स के एन एस जिस प्रकार संबंधित है डब्ल्यू जे एम आर से, उस प्रकार इस ऑप्शन में कौन सा संबंधित है, तो के का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 24, के का 11, एन का 14 और एस का 19। फिर लिखा गया डब्ल्यू का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 23, जे का 10, एम का 13, आर का 18 होता है। तो यानी 24 से 23 कर दिया, एक माइनस, के 11 है 10 कर दिया यानी -1। या तो हम पीछे से देखेंगे तो आर एस एम एन, तो इसमें कौन पीछे से है, एस, एस के बाद टी, सी के बाद डी, जेड के बाद ए, ठीक, डी के बाद ई, पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। आई के बाद आई के बाद जे होना चाहिए लेकिन एफ ये नहीं, ओ के ओ पी ठीक है, एच के बाद आई होना चाहिए लेकिन क्यू है तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ ओ के बाद ओ पी होना चाहिए लेकिन जी ये नहीं होगा, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, फिर श्रृंखला से दिया गया है, दिए गए श्रृंखलाओं में से जिसमें से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को पूरा करने के लिए पी का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 16, पी का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 16, और एस का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 19, और डब्ल्यू का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है 22, और वाई का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है ये 25 होता है। तो 16
और 19 कितना का डिफरेंस है? 3 का फिर यहाँ 19 और 3 22 और 22 और 3 25 फिर 3 का जो है डिफरेंस करके कितना हो जाएगा? 28। 28 जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है बी का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 28 का। 28 का बी का अल्फ़ाबेट क्रम होता है। यहाँ फिर दिया हुआ है क्यू का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 17। टी का अल्फ़ाबेट क्रम जो होता है ये 20 होता है। फिर यहाँ डब्ल्यू का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है वो 23 होता है। फिर भी का जो जेड का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है ये 26 होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 3-3 का डिफरेंट देख रहे हैं। तो 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 और 29 जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है वो सी का होता है। तो बी और सी जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी कैनवास संबंधित है किससे? कलाकार से। तो कैनवास का जो प्रयोग है कलाकार किस लिए करते हैं? कलाकार जो है पेंटिंग के लिए कैनवास का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रकार भी पत्थर का जो प्रयोग किया जाता है मूर्तिकार करते हैं। किसका प्रयोग? पत्थर का, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर का, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने में कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा? कौन सा शब्द जो है 5वें स्थान पर आएगा? तो अल्फ़ाबेट यानी शब्दकोश में हम कैसे देखते हैं? कोई भी संख्या ए बी सी डी ई अक्षर ढूंढते हैं, उसके बाद क्रमानुगत अनुसार जेड तक ही ढूंढते जाते हैं अल्फ़ाबेट क्रम में। तो यहाँ सभी शब्दों में जो पहला अल्फ़ाबेट है वह डब्ल्यू है, दूसरा अल्फ़ाबेट भी एच है और तीसरा अल्फ़ाबेट भी आई। जब सभी शब्द में चौथा अल्फ़ाबेट देखते हैं तो चौथा अल्फ़ाबेट में जो है 5वें नंबर के शब्द के अल्फ़ाबेट में जो है पहले एफ दिया गया है और जो कि इन सबसे पहले आता है कौन? एफ। तो पहला नंबर पर जो आएगा वो कौन आएगा? 5। जो शब्द मिलेगा डिक्शनरी में पहले हमें कौन मिलेगा? 5 नंबर का शब्द मिलेगा। फिर जो है चेक करते हैं तो यहाँ चौथा जो अल्फ़ाबेट है पी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एस, और पी एल एस टी में जो है उससे सबसे पहले कौन आएगा? एल। तो कौन आएगा? दूसरे क्रम का। फिर कौन आएगा? पी। फिर कौन आएगा? एस। एस के बाद टी आता है, फिर 4 और फिर 3। तो बोला गया 5वें स्थान पर कौन आएगा? सबसे अंतिमा में जो 3 नंबर का क्या लिखा है? व्हाइट लिखा गया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, कहा गया कि दिए गए निम्नलिखित में से कौन से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? किन दो को बदलने पर? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है क्या? गुना को भागा, गुना और भागा को बदल देते। तो यहाँ भागा है तो यहाँ हम गुना करेंगे। तो 15 गुना 9, 15 गुना 9, यहाँ गुना है तो हम क्या करेंगे? भागा, भागा, भागा 8 प्लस 12 माइनस 4 बराबर 17, बराबर कितना? 17। तब जब हम भागा करते हैं, जब हम भागा करते हैं, भाग यानी यहाँ आएगा तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है शेष बचा देगा। 15 गुना जब हम 9 करते हैं और भागा 8 करते हैं तो ये कैंसिल नहीं होता है, पूरा कैंसिल होना चाहिए तभी ना 17 आएगा। तो ये पूरा कैंसिल नहीं करते। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो प्लस और भागा को, तो पहला में 15 भागा दिया हुआ है तो भागा के स्थान पर हम क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। तो 15 प्लस 9, 15 प्लस कितना हो जाएगा? 9 गुना 8, गुना 8 यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे? भागा, भागा 12 माइनस 4, भागा माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 17, भागा 4 माइनस कितना? 17, 17 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जब हम 12 से भागा देंगे यानी 15 प्लस 9 गुना 8 बटे 12, और जब हम इससे भागा करेंगे 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 3 से ये 3 कैंसिल, यानी 3 दूना 6 और 15 कितना होता है? 21। 21 माइनस 4 बराबर कितना? 17, यानी 17 बराबर 17, जो कि ऑप्शन बी से ही संतुष्ट हो जा रहा है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कह रहा है 5 व्यक्ति अमांडा, बेन, कोरेल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मुख्य यानी वृत्ताकार मेज एक बना लेते हैं वृत्ताकार में, और ये 5 मित्र है तो पांचों को बैठाते हैं और इसका मुख्य किधर की ओर है? केंद्र की ओर है। तो सभी का मुख्य केंद्र की ओर करते हैं तो ये 5वां व्यक्ति, और इसका सबका मुख्य क्या है? केंद्र की ओर। फिर कहा गया है कि बेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है, यानी बेन और डेविड के बीच में कौन बैठी? बेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है, कैरोल बैठी है बेन और डेविड के बीच में। तो इस प्रकार भी बैठ सकती है, ये तो डेविड पहले बैठ सकता है और फिर कैरोल और फिर बेन, यानी 2 ऑप्शन हो सकता है कैरोल बीच में बैठने के लिए। फिर कहा गया एमिली अमांडा के बाईं ओर बैठी है। एमिली अमांडा, मान लेते हैं अमांडा यहाँ बैठी होगी तो अमांडा के बाईं ओर बैठी है कौन? एमिली। अमांडा के दाईं ओर इधर हो जाएगा और बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो बाईं ओर कौन बैठी है? एमिली। एमिली यहाँ बैठेगी, एमिली।
एमिली यहाँ बैठेगी। फिर कहा गया अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, अमांडा और डेविड जो है पड़ोसी नहीं है। हाँ, फिर कहा अमांडा और डेविड जो है पड़ोसी नहीं है, तो डेविड यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ कौन बैठ सकता है? बेन बैठ सकता है। बेन एक ही ऑप्शन बनता है, ये 3 सीट है और 3 को बैठाना है, तो तीनों क्रमागत रूप से इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है सूटेबल हो सकता है। बेन को यहाँ बैठाएंगे, कैरोल तब यहाँ बैठेगी और तब डेविड यहाँ बैठ जाएगा। डेविड ना तो अमांडा की पड़ोसी हुई और डेविड बैठ भी गया, तो अमांडा के दाईं ओर कौन बैठा है? तो दाईं ओर बेन बैठी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। एक को 16 कर रहा है, एक एक 16, 31, 46 और 61। तो 1 से 16 में कितना का अंतर है? 15 का। फिर 16 से 31 में 15 का अंतर है। फिर 31 से 46 में 15 का अंतर है। फिर 46 में 61 से 15 का अंतर है, और 61 में जब हम 15 का अंतर देते हैं तो कितना कहा जाता है? 76, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। कह रहा है 11 को, यानी एक निश्चित कूट भाषा में 11 को क्या लिखता है? ELEVEN को 11 को क्या लिख रहा है? GNGXGP लिखता है। तो 11 E5 होता है, L12 होता है, E5 होता है, V22, E5, N14, G7, N14, G7, X24, G7, P16। यानी 5 से 7 करा, यानी प्लस 2 करा, 12 से 14 करा प्लस 2 करा, 5 से 7 करा प्लस 2 करा, 22 से 24 करा प्लस 2 करा, यानी सभी में प्लस प्लस 2 कर रहा है। और इसमें 20 को क्या लिखा है? TWENTY को क्या लिखा है? टी का अल्फ़ाबेट क्रम 22, 20, डब्ल्यू का 23, सी का 5, एन का 14, टी का 20, वाई का 25। फिर लिखा गया VWGPVA। भी का अल्फ़ाबेट क्रम होता है 22, यानी 20 से 22, यानी सभी में 2 प्लस कर रहा है, सब में क्या कर रहा है? प्लस 2 कर रहा है। तो उस प्रकार जब हम 40 में सभी 40 जो लिखा अल्फ़ाबेट में सब में हम 2 प्लस करेंगे, तो एफ का जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है कितना होता है? 6 होता है। जब 6 में हम 2 बढ़ा के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, जो अल्फ़ाबेट क्रम में किसका होता है? एच का। तो एच सभी में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा लेटर है 15, ओ का अल्फ़ाबेट होता है 15, 15 में से ओ पी क्यू कौन हो जाएगा? क्यू। 2 प्लस करेंगे तो क्यू। आर एस टी टी भी यू, टी के बाद 2 प्लस करेंगे टी भी यू, और वाई के बाद फिर ए आ जाएगा, तो HQTVA, HQTVA, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर। कह रहा है सभी डब्ल्यू सी है और कुछ पी डब्ल्यू है, यानी सभी डब्ल्यू क्या है? सी है, यानी सभी जो डब्ल्यू वाला पोर्शन किस में आ जाएगा? सी में, यानी सभी डब्ल्यू क्या है? सी है, यानी सभी डब्ल्यू क्या है? सी है। फिर कहा गया कुछ डब्ल्यू पी है, यानी कुछ डब्ल्यू वाला पार्ट किस में आ जाएगा? पी में, कुछ डब्ल्यू वाला पी में पार्ट आ जाएगा। फिर निष्कर्ष में कहा क्या? कुछ सी पी है, कुछ सी पी है। जब सी कुछ यहाँ तक है सी का पोर्शन, तो क्या? हाँ, कुछ सी जो है पी है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या? कोई पी सी नहीं है, कोई पी सी नहीं है, तो ये गलत है। अगला तीसरा, कुछ सी डब्ल्यू है, कुछ जो है सी डब्ल्यू है, यानी कुछ सी डब्ल्यू है, तो ये यानी निष्कर्ष 1 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ कौन सी संख्या है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर? तो ये 84, 63 दिया हुआ और यहाँ 84, 83, 84 दिया गया है, तो हमको लग रहा है डिफरेंस निकालने से फायदा है। तो 84 को जब हम 83 से डिफरेंस निकालते हैं, यानी 83 और 84 में, तो कितना का डिफरेंस है? तो ये एक इससे एक हासिल करेगा 13, 13 से 4 जाएगा 9, ये बच जाएगा 5। फिर ये इससे हासिल करेगा ये 15, 15 से 8 जाएगा, तो ये 7, और ये 3 बजेगा, ये कट, यानी 89 का डिफरेंस है। अगला देख लेते हैं क्या 89 का डिफरेंस हो रहा है इन दोनों में? इन दोनों में तो 89 का डिफरेंस, क्या इन दोनों में 89 का डिफरेंस है? अगर होगा तो यहाँ हम 89 जोड़ के उत्तर दे देंगे। तो देख लेते हैं, जब हम 83, 84 में जब हम 83 5 को घटाते हैं तो 89 का डिफरेंस आता है, तो यानी हमें 89 का ही सभी में डिफरेंस है। जब हम 82, 26 में 89 को जोड़ते हैं तो 9, 6, 15 हासिल 1, 10 हासिल 1, 3, यानी 83, 5 आता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया। सॉरी, घटाना है भाई, घटाना है, जोड़ना नहीं, घटा के आंसर देना है। 82 और 82 और 82 और 82 और 26 में घटा के आंसर देना। 82 और 26 में जो है 89 को, क्योंकि ये घटते क्रम में आ रहा है तो सभी को घटाएं, तो 82, 26 में जब हम 89 को घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो 7, इसके पास एक बचा, ये एक बचा, एक लेगा ये,
तो ये 11 हो जाएगा, 11 से 4 जाएगा 4, फिर इसके पास 1 बचा, यानी 81 से 41 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, किसने कही है? राखी ने कहा। राखी ने कहा वह मेरे पति, यानी वह मेरे पति 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 की पत्नी, पति की पत्नी, ये दोनों पति पत्नी हैं। तो कहा पति की पत्नी की बेटी है, बेटी है, तो यानी इसी का बेटी है। तो बोला कि लड़की का राखी से क्या संबंध है? तो ये लड़की जो है, लड़की के राखी को क्या राखी लड़की को क्या लगती है? माँ लगती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर निश्चित रूप से श्रृंखला को पूरा करेगा? तो एक इस प्रकार में क्या करते हैं, हम इसको खाने में बांट लेते हैं, जितना भी अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो अल्फ़ाबेट की कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 अल्फ़ाबेट है। तो इसमें हम 4-4 में बांट लेते हैं, 5 खाना में, 4-4 5 खाना में। तो MNOP तक यहाँ 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि MNOP, फिर MNOP, फिर यहाँ MNOP होना चाहिए। M, फिर N है, फिर O है, P है, फिर यहाँ M होना चाहिए, फिर MNOP, फिर यहाँ M है, M के बाद क्या होना चाहिए? N, N के बाद O के बाद P, तो क्या होना चाहिए? MMNP, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, एक है 1 3 6 10 15। तो यहाँ कितना का 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 3 6 और 4 10 में 4 का डिफरेंस है, 10 और 15 में 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम कितना का डिफरेंस देखेंगे? यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ 6 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 15 और 6 21 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति के प्रश्नवाद चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ क्या आएगा? तो हम पहला ही घर में देख रहे हैं कि एक भी जो है त्रिभुज नहीं है। इसमें एक त्रिभुज बना है, लेकिन इस कोना में बना है। फिर इस घर में एक त्रिभुज बनाए, इसमें 2 बनाए और इस कोना से बनाए। फिर इसमें 3 बनाए और इधर से ही बनाए। फिर इसमें 4 बनाए, तो हम इसमें जो 5 त्रिभुज बनाएंगे। तो 5 त्रिभुज इसमें है और इस कोना से ही है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, कहा निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घुमाने की अनुमति नहीं, कंडीशन दी गई घुमाने की अनुमति नहीं है। तो पहला जो इसमें चेक करेंगे हम, क्या शून्य रहना चाहिए और इससे बीचों बीच जो है अथी होना चाहिए, लेकिन ये देख रहे हैं सी नंबर सूता हुआ है, तो ये नहीं होगा। यानी इस प्रकार आकृति से क्वेश्चन में हम जो है ऑप्शन से जो है करने में आसान होता है। फिर देखेंगे क्या कि इसमें ये जो यानी इन दोनों चिन्ह में क्या होना चाहिए? फाका होना चाहिए। यहाँ हल्का सा गैप होना चाहिए। इसमें गैप है, इसमें गैप नहीं है, इसमें गैप नहीं है। फिर यहाँ पर भी हल्का सा गैप होना चाहिए, इसमें नहीं है। यहाँ पर गैप नहीं है, तो इसमें भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है और यहाँ भी गैप है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति को श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कौन सी यहाँ आएगा? तो हम देख रहे हैं कि तीर की संख्या 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 होना चाहिए। तो सभी ऑप्शन में तीरों की संख्या जो है 4-4 है। लेकिन हम क्या देखें कि एक ऊपर वाला तीर में इस खाना में एक जो है 0 बना दिया गया और इसमें 2 बना दिया गया, इसमें 3 बना दिया गया। तो अगला जो खाना में हम 4 0 बना देंगे। तो 4 0 बना देंगे तो किस में? तो ऊपर से 4 0 बनाएंगे तो ऑप्शन डी में ही दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, आग और गर्म से जो संबंध है वही संबंध बर्फ से है, किससे? तो आग का जो गुण क्या होता है? आग कैसी होती है? वो गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है। तो बर्फ का जो गुण क्या है? वो एकदम ठंडा होती है। तो बर्फ का जो गुण क्या है? ठंडा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर कह रहा है हिंदी है, हिंदी से हिंदी की पोर्शन शुरुआत हो गई। तो कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगत। अनु मतलब क्या होता है? साथ, और गत मतलब पीछे, यानी पीछे चलने वाले को अनुगत कहते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर, कह रहा है
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, यानी जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द क्या है? दुर्व्यवहार, यानी दुर्व्यवहार का जो विलोम शब्द होता है सदुव्यवहार होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, यानी तुम्हारे चिल्लाने से जो है पूरा मोहल्ला तैयार आ गया। तो मोहल्ला जो है यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा? मोहल्ले के स्थान पर कौन सा? तो ये मोहल्ला, ये गलत, मोहल्ला नहीं, बाहर मोहल्ला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 64 नंबर में। करें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। तो क्या बहुत अनुभवी? नहीं। अच्छा कार्य करके भूल जाना? नहीं। एक साथ कार्य करके कई कार्य करना? नहीं। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करे और किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी किसी कार्य के लिए आया और अन्य कार्य में लग गया। तो वही कहता है, आए थे हरिभजन को और ओटने लगे कपास। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए तद्भव रूप से सही विकल्प हो। आज भी गांव में यानी गौमय का उपयोग करके घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। तो गौमय यानी क्या होता है? गोबर को रखने, गोबर। तो यहाँ गोबर घिरनी से नहीं, गिद्ध से नहीं, गोसाई से नहीं, गोबर का उपयोग, यानी गौमय मतलब होता है गोबर का उपयोग करके घरों का साफ सफाई करते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही रूप है। यानी ईश्वर का जो विलोम क्या है? ईश्वर का जो विलोम जो होता है क्या होता है? अनीश्वर। ईश्वर का विलोम क्या होता है? अनीश्वर। ईश्वर का अगर हम पर्यायवाची शब्द देखें, देव, देवता, देवता, इष्ट, परमात्मा, भगवान, आदि होता है। तो इसमें देव दिया, इष्ट दिया हुआ है, देवता दिया, इष्ट दिया, तो ईश्वर का जो है अनीश्वर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे घर में हमेशा भगवान जी की कदहली, यानी कदहली मतलब क्या होता है? यानी भगवान जी की जो है कदहली का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? केला का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? केला का। कदहली, केला, गजबसा, ये सब किसका पर्यायवाची शब्द होता है? केला का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फल यानी गजबसा चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है 66 नंबर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अपराधी को पेश किया जाए। तो ये पेश लिखने का गलत तरीका है। पेश लिखने का तालम सो का प्रयोग किया जाता है, यानी ये तालव्य सो का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द को ज्ञात कीजिए। यानी विशाल बहुत बोलता है और बहुत बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है क्या? बचाल, जो बहुत अधिक बोलता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो उसी कोई त्रुटि वाले के नहीं चुने। तो घाट के पानी में यानी किसमें त्रुटि नहीं? तो ये सेब पानी पीती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर। दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाले, उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का जो है चयन कीजिए। इससे आपका क्या तात्पर्य है? ये सही है कि क्या शुद्ध? बेमतलब की बात मत करो, ये गलत है। अगर आपका तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है 72 नंबर। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यानी भोर का विलोम क्या होता है? भोर का विलोम सुबह होता है, प्रभात होता है, आकाशीय होता है, सांझ होता है। तो भोर का अगर हम पर्यायवाची शब्द देख लेंगे तो भोर का जो पर्यायवाची शब्द होता है सुबह होता है, प्रभात होता है, आकाशीय होता है, प्रातः होता है और इत्यादि होता है। और जो सुबह का पर्यायवाची विलोम होता है वो शाम होता है और शाम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सांझ होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प हो। मेरे मामा के घर में एक बहुत ही सुंदर घड़ी टंगी हुई है।
तो इस जो है तत्सम रूप प्रयोग करना है, तो घड़ी का क्या हो जाएगा? घटिका भी कह सकते हैं घड़ी को, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए विकल्प हो, यानी अपना मतलब साधने वाला क्या कहलाता है? जो अपना मतलब को साधता है उसे स्वार्थी कहते हैं, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो ज्योतिष, ज्योति का जो विलोम शब्द क्या है? तो ज्योति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह तम होता है। ज्योति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तम होता है। प्रकाश होता है, तम होता है, प्रकाश होता है। उजाला होता है, उजाला होता है, प्रकाश होता है, आलोक होता है। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द? प्रकाश होता है, आलोक होता है। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द है? ज्योति का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ये शीतलता जो है ये ज्योति का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। द्रौपदी का कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था, तो कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है? चीर होता है, वस्त्र होता है, वस्त्र होता है, अंबर होता है, अंबर होता है, और पट होता है, पट होता है। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द होता है? कपड़ा का होता है। तो इसमें दिया गया है क्या? चीर दिया गया है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्णन नहीं दिया गया। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चारों बहनों की प्रॉपर्टी में भागीदारी होना चाहिए, तो भागीदारी का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द देख लेंगे तो हिस्सेदारी होता है। भागीदारी का क्या होता है? हिस्सेदारी होता है। साझा करने वाला होता है, साझा करने वाला होता है, जुड़ाव होता है, समावेश होता है। ये सब किसका पर्यायवाची शब्द होता है? भागीदारी का पर्यायवाची शब्द। तो क्या दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है हिस्सेदारी। ये नहीं होगा, गिरावट नहीं होगा, गिरी अमीरी नहीं होगा, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर, कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कल उमा की, यानी कल उमा की जो है हाल में पेशी नहीं, तारीख में पेशी नहीं, इम्तिहान में पेशी, अदालत, कल उमा की अदालत में पेशी है, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प हो। 12 बरस पीछे धूर के दिन भी फिरते हैं, यानी 12 बरस के पीछे दूर के भी दिन, घूर के भी दिन फिरते हैं, यानी कहा पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव नहीं, एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं, तो ये होता है, यानी 12 वर्ष पीछे घूरे के दिन भी फिरते हैं, तो एक न एक दिन अच्छे दिन आते हैं, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है और अंतिमा ये प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ का स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। पानी की तरह बहाना, पानी की तरह बहाना यानी अंधाधुंध खर्च करना हो जाएगा। पानी का बहाना यानी अंधाधुंध खर्च करना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो अपने छोटे भाई समझ के माफ़ कर देना दोस्त। सपोर्ट करें, चैनल को ग्रो करें, इसी तरह हम अगले वीडियो लाएंगे। जय हिंद दोस्तों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।